बेटा मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस परसेंटेजेस में दिए हुए हैं और आपसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस वो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। इसको गौर से देखें। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले यहाँ पर। बेटा आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है कि फिक्स एक्सपेंसेस है जिसमें रेंट एक्सपेंस 24,000 है, सैलरी एक्सपेंस 40,000 है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 13,000 है और आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए देता है कि आपकी जो वेरिएबल एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, आपकी जो आपकी कॉस्ट है प्रोडक्ट की, वो 58% है आपकी सेल्स का, सप्लाईज है 7% ऑफ सेल्स और सेल्स कमीशन है 5% ऑफ सेल्स। बेटा एक बात बताएं, क्वेश्चन आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो बताओ हमें कि आपका जो प्रॉफिट रेशो है वो कितना है। आपको पता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो बराबर होता है जब आप सेल्स में से माइनस कर देते हो वेरिएबल कॉस्ट को, तो आपके पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है आपके पास। ठीक है बेटा, एक और बात बताओ, रेशो किसको कहते हैं? रेशो कहते हैं हमेशा परसेंटेज को। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की आपको परसेंटेज बतानी है। ठीक है, यहाँ देखें बेटा, आपके असल में टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस उन्होंने इन रुपीस नहीं दिए, उन्होंने इन परसेंटेज दिए हैं। इसका मतलब उन्होंने रेशो निकाल कर दिया है आपको। कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर आपने एक 100%, आपकी सेल्स कितनी होती है टोटल? 100%। 100% जब आपकी सेल्स है, उसके अंदर से 58% तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 7% आपकी सप्लाईज एक्सपेंस है, 5% आपने कमीशन एक्सपेंस दिया है। तो टोटल कुल मिलाकर आपने कितना कॉस्ट बियर किए? टोटल आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट की जो परसेंटेज है इन 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 सेंस ऑफ सेल्स, वो है 70%। टोटल आपके जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो आपकी सेल्स के 70% है। अगर आपकी सेल्स 100% है, और बिल्कुल हमारी सेल्स हमेशा 100% के बराबर होती है, उसमें से अगर 70% तो आपके पास है ही क्या, वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो बेटा आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहा? 30%। ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया 30%। ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी। रिक्वायरमेंट नंबर 2 कहता है कि आप बताएं व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स। ठीक है, हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े थे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपको ब्रेक इवन इन यूनिट्स चाहिए तो आप फिक्स कॉस्ट को डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दो, तो आपको इन यूनिट्स मिल जाएगा। लेकिन जब आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स इन डॉलर्स चाहिए तो आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन टू मार्जिन रेशो से, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको वो पैसे मिल जाएंगे कि जिन पैसों के ऊपर आप क्या करोगे, ब्रेक इवन पे चले जाओगे। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो आपको क्वेश्चन दे रहा है, टोटल कितनी फिक्स एक्सपेंसेस दे रहा है? 24,000, 40,000, 13,000, 77,000 इनका टोटल हो गया। कंट्रीब्यूशन आप निकाल चुकी हो। तो आपके पास ब्रेक इवन इन डॉलर्स कितने आ गए? 256,667। फिर क्वेश्चन तीसरी बात आपसे क्या पूछता है?
क्वेश्चन आपसे तीसरा सवाल पूछता है, इफ द कंपनी वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 35,000 इंस्टेड ऑफ ब्रेक इवन, कंपनी चाह रही है कि वो ब्रेक इवन ना करे, वो सिर्फ अपनी फिक्स कॉस्ट कवर ना करे अपने कंट्रीब्यूशन से, बल्कि वो 35,000 का प्रॉफिट भी कमाए। व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स और रेवेन्यू डॉलर्स द कंपनी मस्ट अचीव, कितना पैसा कंपनी को क्या होना है, कमाना है कि वो ये जो अमाउंट है इसको क्या कर ले, वो अचीव कर ले। ठीक है, आपने कहा कि अगर हम फिक्स कॉस्ट को, ये पीछे एमसीक्यू भी कर आए, मैंने क्लास में इसको डिटेल में आपको समझाया भी था, अगर हम फिक्स कॉस्ट के अंदर जो हम प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट है, उसको ऐड कर दें और डिवाइड कर दें हम किससे, सीएस रेशो से, जो कितना है 30%, 0.3, तो हमारे पास वो पैसे आ जाएंगे जिस पर हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे होगा, इस 30% के अंदर आप फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करवा रहे हो और इसी के अंदर आप 35,000 का प्रॉफिट भी कमा रहे हो एक्स्ट्रा। पहले देखो, पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप सिर्फ 30% के अंदर से अपने फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर रहे थे, तो आप ब्रेक इवन पर जा रहे थे। अब आप फिक्स कॉस्ट 77,000 फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करना चाह रहे हो और उसके साथ साथ आप 35,000 का प्रॉफिट भी कमाना चाह रहे हो, तो आपको पता चला कि आप 3,73,333 रुपए अगर आप कमाते हैं, तो आपका प्रॉफिट भी आएगा 35,000 का और आपकी फिक्स कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी 30% कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर से। बेटा ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसके अंदर जो इसने खेला है वो सिर्फ व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो वाला जो क्वेश्चन है, बस इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निक से उसने क्या किया है, क्वेश्चन दिया है, उसने परसेंटेज में दिया है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब वो परसेंटेज में बात कर रहा है तो हम भी उसको उससे परसेंटेज में जवाब दे दें। हमें पता है कि हमारी जो सेल्स होती है वो 100% होती है। 100% सेल्स में से अगर 70% आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तो इसका मतलब 30% आपका कंट्रीब्यूशन है। ये क्लियर हुआ है सबको? बेटा मिश्रा समझ में आ गया? हफीजुर रहमान क्या समझ में नहीं आया आपको बेटा? बताओ, मैंने माइक ऑन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या समझ में नहीं आया हफीज? सर हमने सर अभी कनेक्ट किया है सर, तो आप सर हमने अभी कनेक्ट किया है, आपने तकरीबन क्वेश्चन हाफ हाफ कर लिया था, तो चलो अभी ठीक है, ये ये हमें चैप्टर नंबर 2 का अगेन क्वेश्चन है बताएं एक वैसे। बार जब आपको स्टार्टिंग से। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे तो फिर आप उसमें देख लीजिएगा। क्या बताऊं? बेटा क्वेश्चन हमें दे रहा है फिक्स एक्सपेंसेस। वो कहता है रेंट एक्सपेंस है आपको 24,000, सैलरी है 40,000, डेप्रिसिएशन है 13,000। उसके बाद टोटल आपके पास फिक्स एक्सपेंस है 77,000, 77,000 के। उसके बाद क्वेश्चन आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस देता है। वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, आपने 50 वो है 58% ऑफ सेल्स, सप्लाईज एक्सपेंस आपका है 7% ऑफ सेल्स, सेल्स कमीशन है आपका 5% ऑफ सेल्स। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज कंपनीज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, आप बता दो कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितना है। ठीक है, हमने कहा कंट्रीब्यूशन जब आता है जब हम सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। सेल्स अगर आपकी 100% है, हमें सेल्स नहीं पता, हमने कहा कि भाई हमारी जो भी सेल्स हो, सेल्स की जो भी वैल्यू होगी, लेकिन वो 100% के बराबर होगी। आपने कहा सेल्स 100% है और हमारे जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है जब हम उनको टोटल करते हैं तो वो 70% है सेल्स की, सेल्स का 70% के बराबर है वो। तो आपने जब 100% में से वेरिएबल एक्सपेंसेस जो 70% ऑफ सेल्स के बराबर है वो माइनस किए, तो बेटा आपके पास आया 30%। 30% क्या है, 30% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आपने कमाया। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कहता है व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट्स इन डॉलर्स, आप बताओ कि आप ब्रेक इवन करने के लिए कितने पैसे आपको कमाने हैं। ठीक है, आपने कहा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जिसमें हमारी फिक्स कॉस्ट को जब हम डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से, तो
तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट्स इन डॉलर्स मिल जाता है, पैसों के अंदर हमें वो पॉइंट मिल जाता है कि कितने पैसे कमाए तो हम ब्रेक इवन पे चले जाएं। आपने कहा फिक्स कॉस्ट तो हमें दी हुई है 77,000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आप पहले निकाल चुके हैं 30%, तो आपने डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 2,56,667 रुपीज, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन सवाल करता है, क्वेश्चन 3 रिक्वायरमेंट में वो कहता है कि कंपनी चाहती है कि वो $35,000 का प्रॉफिट भी कमाए इंस्टेड ऑफ ब्रेक इवन, ब्रेक इवन ना करे बल्कि ब्रेक इवन के ऊपर 35,000 का प्रॉफिट भी कमाए। ठीक है, तो आप बताओ कंपनी को कितना पैसा कमाना चाहिए। तो आपने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, जब हम फिक्स कॉस्ट के अंदर प्लस कर देंगे अपना डिजायर प्रॉफिट और उसको डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से, तो हमें वो रेवेन्यू मिल जाएगा जिसमें हमारा क्या है 77,000 हमारी कॉस्ट भी रिकवर हो रही है और उसके साथ साथ हम 35,000 का प्रॉफिट भी कमा पा रहे हैं। ये क्वेश्चन है छोटा सा, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद हम आते हैं हमारी जो एक्सरसाइज डी है, जो हमने लास्ट क्लास में जो देखा था उसको हम एक्सक्यूज देखते हैं मी दोबारा से सर, एक्सरसाइज डी को। जी 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 बेटा बोले कौन है। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। सर ये बेटा थ्री बोले सी का क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बताइएगा। सर 3C जो है उसका क्वेश्चन नंबर 7। 3C का क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो, क्वेश्चन कौन सा है। द पेयर satisfies the equations 9 upon x plus 8 upon y is equals to 7 and 3y। सर रुक जाओ 7। 9/x, रुक जाओ देखता हूँ मैं 1 मिनट। सर मैंने किया लेकिन आंसर मेरा नहीं आ रहा है। x मेरे पास आया 1/2 और y आया 1/3। 1 मिनट रुक जाए, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है 9/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, और इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास 3y प्लस का 4x इज इक्वल टू 3xy। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, आपने उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया। जब हमें पता है जब हमारे पास दो फ्रैक्शन आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया आपके पास x और y। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 9y प्लस का 8x इज इक्वल टू 7। ये जो एलसीएम आपका आया है इसको वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें और इसको यहाँ इसके नीचे डिनोमिनेटर है दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 9y प्लस का 8x इज इक्वल टू 7xy। आपके पास दोनों इक्वेशंस एक ही फॉर्म के अंदर आ गई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम इक्वेशंस को, हमारा टारगेट है x और y की वैल्यू को पता करना। ये जो एक्स वाई आ रहा है हम चाह रहे हैं कि हम इनको क्वेश्चन में से एलिमिनेट कर दें। क्यों ना हम इक्वेशन 2 के अंदर से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए हमारे पास क्या बचता है। एक्स वाई को एलिमिनेट करने के लिए पहले हमें ऐसा काम करना पड़ेगा कि हम इन दोनों को क्या कर दें, सेम बना दें, जैसे हम एलिमिनेशन वाले मेथड के अंदर कर रहे थे। हमें इनको सेम बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, अगर हम 7 से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा दें और 3 से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये दोनों 7 और 3, जो 3xy और 7xy, ये 21xy बन जाएंगे। जब ये xy बन जाएंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं इनको कर कर। आपने जब इनको 21 से मल्टीप्लाई करवाया, 7 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगी 21y
प्लस 7 4 द 28x इज इक्वल्स टू 21xy। इसको आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो 7 से और इसको आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो 3 से, जो इसका कोफिशिएंट है। जब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 3 से तो 9 3 द 27 प्लस 3 8 द 24 और 3 7 द 21xy। दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्सट्रैक्ट करवा दें आपस में तो क्या होगा? इक्वेशन मुझे यहाँ लिखवाएं। 21y प्लस का 28 दूसरी इक्वेशन है 27 24 आपने जब सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करवाई तो आपकी सेकंड जो वो थी इक्वेशन थी उसकी साइंस चेंज हो गई। ये कैंसिल हो गए एक्स वाई तो कैंसिल हो गए, तो अब हमारा काम तो आसान हो गया। यहाँ पर आपके पास क्या बचा? जब आप 21y में से माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस 21y में से जब आप 27y को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 6y। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर की आएगी। 28 में से जब 24 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचा? 4x। ये 6y यहाँ नेगेटिव का मान ले जाए उसको पॉजिटिव हो जाएगा। टू टू ज़ा 2 की टेबल से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं। x अपॉन y बराबर आ गया आपके 3/2 के। देखो ऐसे किया था। हाँ सही है सर। आगे मैं दूसरी तरीके से करेगी सर। बेटा ऐसे करो, बहुत आसान तरीका है ये, और ऐसे याद रख लो बेटा, सब याद कर लें इस तरीके से कि अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें आपके पास ये एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हो, और तो फिर बेटा सबसे ज्यादा आसान तरीका ये है उनको सॉल्व करने का। पहले एक्स वाई को एलिमिनेट कर दो ताकि आपका काम आसान हो जाए। उसके बाद आप क्या करो, दोनों को कंपेयर कर दो, तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर आंसर जो सबसे सिंपलेस्ट आंसर सर होगा वो यहाँ आपके पे पास आंसर आ जाएगा। जी जी बोलो। सर यहाँ पर y की वैल्यू 3 है ना और x की वैल्यू 2, तो 2/3 होगा ना? नहीं नहीं बेटा, यहाँ देखें, जब आप x को यहाँ पर x से जब x को डिवाइड करोगे y से, तो आपको 2 को भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। जो जिसके सामने वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन के अंदर वो उसी की वैल्यू है। हाँ 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 अब समझ गई, ठीक है सर। ठीक है बेटा, हम एक्सरसाइज डी पर आते हैं। हसन रजा बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा एक्सरसाइज डी के अंदर? सर नंबर 3, क्वेश्चन रीड करो हसन रजा। a number consists of two digits whose sum is इसको छोड़ 9 दो, if ये भी मैं करवाऊंगा, नंबर डिजिट्स वाले छोड़ो, ये मैं क्लास और, में करवाऊंगा जब हम क्लास ऑफ कर रहे होंगे। इसके और सर अलावा क्वेश्चन 4 पढ़ो। 4 क्वेश्चन number नंबर 4 in a number consisting of two digits the ये digit 2 in the डिजिट्स वाला tens। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इसको छोड़ो आगे चलो। इसके अलावा क्वेश्चन पूछो। हाँ सर, दूसरा cost वाला है, the cost of 3 dozen eggs and 4 dozen eggs is 27 ठीक and है the ठीक है, cost of सही है सही है, ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। और बेटा, और कौन कह रहा था कि क्वेश्चन नहीं हुए? सर आप भी बेटा। 5 6। हाँ रुको हसन रजा, मैं अभी आपसे पूछता हूँ। आप बताओ कौन कह रहा है भाई? फुरकान। सर सर ये अमाउंट अच्छा वाले तो नहीं हुए मुझसे। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। How much total investment in bond in is 50,000? He ठीक made है, two ये वाला भी invest। करते हैं। ठीक है गर्ल्स, आप लोग बताएं। और सर मिस्टर अकरम वाला भी। बेटा ये दोनों एक जैसे हैं, अब एक मैं करवाऊंगा और एक तुम्हें करना है फिर। सही है और सर। सर जो अमाउंट वाली करवाएं। नहीं हुए क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अमाउंट वाला मैं करवा रहा हूँ। और बताएं। और सर 8 जो है मंथली इनकम अप टू। हो गया मंथली इनकम क्वेश्चन। वाला भी देख लेंगे। बेटा सारे क्वेश्चन के मेरे लिए ही छोड़ दिए तुम लोगों ने।
सर सर पक्का मेरा है? 5 ओके वाला हो गया है। 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं अपना मिश्रा। वो तो हो गया है मेरा। 3B का 11, शामिल 3B का 11 क्वेश्चन मुझे बताओ कौन सा है भाई? सर ये क्वेश्चन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ गर्ल and her brother is 26 years. 3 years ago, her age was 4 times the age of her brother. Then ये the वाला present क्वेश्चन तो ages हमने of her क्लास में ही किया था ना। सर ये हो गया है। ये वाला क्वेश्चन शामिल मैंने क्लास में करवाया सर था। नहीं समझ आ रहा। मैं करवा देता हूँ। करवाया होगा सर, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा देख लो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये सम वाला क्वेश्चन देख, एजेस वाला क्वेश्चन देख लो, इसको कर लेते हैं पहले। कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ अ गर्ल एंड हर ब्रदर इज 26 इयर्स। एक गर्ल है और एक ब्रदर है। जब आप उन दोनों की एजेस को सम करते हो तो वो सम बराबर हो रहा है 26 के। ठीक है, आज की बात कर रहा है, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। हमने कहा लेट सपोज जो लड़की है उसकी एज है x और जो उसका ब्रदर है उसकी एज है 26। टोटल में से जब लड़की की एज को निकाल दो तो बाकी एज किसकी बची? उसके भाई की, ब्रदर की। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है। Yes, आगे क्या कहता है क्वेश्चन? 3 years ago, 3 साल पहले, मतलब 3 साल पीछे। 3 साल पीछे जब आप जाएंगे बेटा तो 3 साल पीछे ये दोनों जो लड़का और लड़की है, इन दोनों की एजेस में से 3-3 साल कम होंगे। आज अगर वो 10 साल के लेट सपोज तो 3 साल पहले वो 7 साल के होंगे, -3। ठीक है, 3 years ago her age was, लड़की की एज बता रहा है, her age was 4 times the age of his brother, her brother। 3 साल पहले लड़की की एज 4 गुना थी जो एज उसके भाई की थी। काम आसान करते हैं। हमने कहा लड़के की एज है x, लड़की की एज है 26 माइनस x। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो 26 आपका आंसर आ जाएगा। अब 3 साल पहले वाली इक्वेशन बनाते हैं। 3 years ago क्या क्या हो रहा था? 3 years ago ब्रदर की एज जो थी, जो आज x ईयर्स है, आपने उसमें से माइनस कर दिया 3 को। ठीक है, तो वो एज किसके बराबर थी? 3 years ago हर एज, लड़की की एज थी उसके ब्रदर के 4 टाइम्स। ये ब्रदर की एज थी 3 साल पहले वाली, लड़की की एज इसके 4 टाइम्स थी। देन द प्रेजेंट एज ऑफ द गर्ल एंड हर ब्रदर इज, आज की एज बता दो गर्ल की और उसके ब्रदर की। ठीक है, हमें पता है लड़के की और लड़की की एजेस को आप 3 साल पीछे ले गए, दोनों की एजेस आ गई। जब आपने उनको ऐड किया तो उनकी टोटल एजेस आ गई दोनों बहन भाइयों की 26। लेकिन बेटा 26 जो है वो कौन सा सम है? 26 आज का प्रेजेंट सम है। और हम कितने साल पीछे जा चुके हैं? हम 3 साल पीछे जा चुके हैं। तो 3 साल आपने लड़के की एज से भी कम किए, 3 साल आपने लड़की की एज से भी कम किए, तो टोटल के अंदर से आपने कितने साल कम कर दिए? 3 और 3 6 साल। टोटल में से आपने 6 साल कम कर दिए। तो आपकी इक्वेशन बन गई 3 माइनस एक्स प्लस 4x, इसको मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस माइनस 12 इज इक्वल्स टू 20। आपको x मिल जाएगी। समझ में आ गया? yes sir. ठीक है बेटा, अब हम जरा क्वेश्चन एक्सरसाइज डी की तरफ चलते हैं। 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस लेते हैं आप लोगों के। सबसे पहले हम कॉस्ट वाला कर रहे हैं क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 3 डजन्स ऑफ एग्स। बेटा हसन रजा, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अब देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन जी सर। पढ़ते ही सॉल्व हो जाएगा, ये इतना आसान क्वेश्चन है। ये कहता है द कॉस्ट ऑफ 3 डजन्स ऑफ एग्स एंड 4 डजन्स ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, आपने कहा आपके पास एग्स हैं और ऑरेंजेस हैं। वो कहता है अगर आप 3 डजन अंडे खरीदते हो और 4 डजन
ऑरेंज खरीदते हो तो आपको वो मिलते हैं 27 रुपए के, ठीक है। आपने कहा हमें क्वांटिटी तो नहीं पता ना, हमें पैसे तो नहीं पता, 1 डजन एग कितने के हैं, तो हमने कहा 1 डजन एग बराबर है x रुपीस के, 1 डजन ऑरेंज बराबर है y रुपीस के। आप कितने डजन ऑरेंज एग खरीद रहे हो? 3 डजन। यस सर 3 ऑरेंज खरीद रहे हो आप 4 डजन। आप जब ये दोनों चीजें दोनों काम करते हो तो आपको टोटल पैसे देने पड़ रहे हैं 27 रुपए। जी सर ये वही वाला कॉन्सेप्ट है ना कि पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट प्राइस से, नंबर ऑफ यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट प्राइस से। जो जितनी भी आपने ऐसे काम किए हैं दोनों को ऐड करो, टोटल आ जाएगा आपका। दूसरी दफा में आपने क्या किया है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन ऑफ एग्स, हमें ने कहा हमें पर यूनिट पर डजन तो नहीं पता एग्स का, हमने 4 डजन खरीदे हैं अंडे प्लस 5 डजन ऑफ ऑरेंजेस, 5 डजन आपने खरीदी है ऑरेंजेस, तो आपने टोटल कुल मिलाकर पैसे दिए हैं 35 रुपए। 35 बन गई क्वेश्चन? यस सर बस एक का आंसर 5 आएगा, दूसरे का आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है सर समझ में आया? देखो कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़ते ही इक्वेशन बनती जा रही है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें तो। ठीक है सर और सर जो नीचे 6 वाला है एमएस टोटल इन्वेस्टर बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अब यही करवा रहा हूँ बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गौर से, एम टोटल इन्वेस्टमेंट, Ahmed's total investments in bonds is rupees 50,000। अहमद ने बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। बॉन्ड्स बेटा कभी बॉन्ड्स खरीदने का इत्तेफाक हुआ है या देखा हो कि घर में किसी ने बॉन्ड खरीदे हो? अहमद यस के सर पास खरीदे टोटल 50, हाँ 50,000 रुपए हैं अहमद के पास टोटल। उसने ये 50,000 रुपए बॉन्ड्स में लगा दिए हैं। कैसे लगाए? अहमद मेड्स 2 इन्वेस्टमेंट्स। अहमद ने 50,000 रुपए के अंदर से 2 जगह पर इन्वेस्टमेंट की है। द फर्स्ट वन फॉर 4 years, पहली इन्वेस्टमेंट अहमद ने की है 4 साल के लिए, बिफोर एट 8%। पहली इन्वेस्टमेंट अहमद ने कितने परसेंट पे की है? 8% पे की है, 8%। लेट सपोज बेटा इसको ऐसे समझें कि अहमद के पास 50,000 रुपए थे और अहमद ने 50,000 रुपए बैंक्स में रखवा दिए, 2 अकाउंट खुलवाए, ठीक है। पहला अकाउंट जो अहमद ने खुलवाया वो उसको 8% पर इंटरेस्ट दे रहा है, एंड द सेकेंड 2 years बिफोर एट 10%। और जो दूसरा अकाउंट है वो अहमद को जो इंटरेस्ट दे रहा है वो है 10% के ऊपर। इफ हिज टोटल इनकम थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट दिस ईयर इज 4600, अगर अहमद ने 50,000 रुपए जो 2 अकाउंट्स में रखवाए थे उनके अंदर से दोनों कुल मिलाकर उसको पैसे मिले हैं 46,000, तो बताओ अहमद ने हर बैंक में या हर बॉन्ड में कितनी इन्वेस्टमेंट की? ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। आपने कहा 2 जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक है ए और एक बैंक है आपके पास बी। आपने कहा ए बैंक में, पहली बैंक में x रुपीस रखवा रहा है, दूसरी बैंक में वो y रुपीस रखवा रहा है। जब आप दोनों इन्वेस्टमेंट को प्लस करोगे तो अहमद की टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 50,000। इस बात से एग्री करते हो? पहली बैंक में x रुपीस रखवाए पहले बॉन्ड्स के अंदर, दूसरे बॉन्ड्स में उसने y रुपीस खर्च किए और टोटल मिलाकर कुल मिलाकर अहमद ने 50,000 रुपए खर्च किए, ठीक है। बेटा जब हम बैंक अकाउंट खोलते हैं या हम कोई बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं तो उस पर हमें रिटर्न मिलता है जिसको कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। उस पर हमें रिटर्न मिलता है जिसको कहते हैं इंटरेस्ट। इस बैंक ने भी अहमद को इंटरेस्ट दिया होगा और इस बैंक ने भी अहमद को इंटरेस्ट दिया होगा। इंटरेस्ट किस पर मिलता है? जो पैसा इन्वेस्टमेंट आप करते हो, जो प्रिंसिपल अमाउंट आप बैंक में जमा करवाते हो। लेट सपोज अगर आपने 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो 8%, वो 10,000 का 8% होगा। हमें ये नहीं पता कि अहमद ने कितने पैसे जमा करवाए बैंक में। हमने कहा अहमद ने x रुपीस जमा करवाए बैंक ए के अंदर, तो बैंक ए क्या करेगी, जितनी भी उसने इन्वेस्टमेंट की है उसका 8% देगी अहमद को, ठीक है। दूसरा काम अहमद ने क्या किया, अहमद ने बाकी पैसे जो थे y रुपीस जो थे वो उस बैंक में जमा करवाए जो उसको 10% इंटरेस्ट दे रही है। टोटल अहमद ने इस साल इंटरेस्ट जो कमाया है दोनों जगहों से वो कमाया है 4600।
बन गई दो इक्वेशंस। नीचे वाली इक्वेशंस को अगर सिंपलीफाई कर लें तो ये हो जाएगी 0.08x प्लस 0.0 प्लस 0.1y इज इक्वल टू 4600। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन हो गई, और ये इंटरेस्ट की इक्वेशन हो गई। कैलकुलेटर में पुट करने थे इन इक्वेशंस को। बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया ही नहीं आया है? आ गया कैलकुलेटर में पुट सर। नहीं हो रहा क्या आप लोगों से? सर हो रहा है, डी ऑप्शन सही है इसका, 20,000 और 30,000। आ गया सर। ठीक है बेटा, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है मिस्टर अकरम वाला, जो बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है मिस्टर अकरम वाला। अब ये मिस्टर अकरम वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आप लोगों से हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो मंथली एक्सपेंसेस की बात, मंथली इनकम्स की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है शायद ये। ये क्या कह रहा है हमसे? मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। दो बंदे हैं, दो शख्स हैं, 2 persons हैं, जिनकी मंथली इनकम, जो पैसा वो कमाते हैं, उनका उन्होंने क्या दिया है, रेशो दिया है। हमने कहा एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है। एक बंदा कितना पैसा कमाता है? लेट सपोज हमने कहा पहला बंदा कमाता है x रुपीस, दूसरा बंदा कमाता है y रुपीस। इनका आपको क्या मिला हुआ है बेटा? रेशो मिला हुआ है। जितना जितना इन्होंने पैसा कमाया है आपको वो मिला हुआ है। रेशो क्या होता है? रेशो का मतलब डिवीजन। इन्होंने ए के पैसे को बी के पैसे से डिवाइड किया होगा, तो इनके पास आंसर आ रहा है 4:5। 4:5 को आप 4/5 करके लिख दें। इसका मतलब x/y, जब इन्होंने इन दोनों की इनकम का रेशो लिया, तो इनके पास आंसर आया सिंपलीफाई होकर 4/5। आगे क्या कहता है? and their monthly expenses are in the ratio of 7:9। और उनके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, जो वो मंथ के अंदर महीने में खर्चा करते हैं, उसका उन्होंने जब रेशो किया, उन दोनों को जब डिवाइड किया, तो आंसर आता है 7/9। ठीक है, बेटा एक बात देखें, हमारी जो टोटल इनकम होती है, उसमें से हम क्या करते हैं? टोटल इनकम के अंदर से आप अपनी एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं। जो पैसा आपके पास बच जाता है आप उसको सेविंग्स का नाम देते हैं। ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं करते कि जितना पैसा कमाते हैं वो सब खर्च कर देते हैं।
टोटल इनकम जो होती है उसमें आपके टोटल एक्सपेंसेस होते हैं प्लस आपकी सेविंग्स भी होती हैं, उसी के अंदर आप सेव भी पैसा उसी में से करते हैं। तो अगर मिस्टर ए ने एक्स रुपीस कमाए तो उसने वो कहता है कि उन लोगों ने 50 रुपए हर महीने सेव किए हैं, दोनों बंदों ने। जो टोटल पैसा कमाया था ए ने, उसने उसमें से 50 रुपए सेव कर लिए। बाकी पैसे कौन से बचे? बाकी पैसे बचे उसके जो पैसा उसने खर्च कर लिया, जिसका रेशो 7 आया है। और बी ने अगर वाई रुपीस कमाए थे तो उसने भी उसमें से 50 रुपए बचा लिए, तो उसका रेशो आया 9 के बराबर। आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवाएं, इसको यहाँ करवाएं, इसको यहाँ करवाएं, इसको यहाँ करवाएं, एक्स और वाई की वैल्यू निकल सकती है अब। बेटा जवाब दें। यस सर। बेटा बात ये है, असल में आपको क्वेश्चन को समझना है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशो ऑफ 4:5। जब आप दो बंदों की जो कमाई है, जिन्होंने जो इनकम कमाई है उन लोगों ने, जब आप उनका रेशो लेते हो तो रेशो आता है 4/5 के बराबर। ठीक है, आपने कहा पहले बंदे ने x रुपीस कमाए, दूसरे बंदे ने y रुपीस कमाए। जब आप x को y से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4/5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर वो कहता है देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशो ऑफ 7:9। जो उनके मंथली अखराजात हैं, जो खर्चे हैं, वो है 7:9। जब आप उनके एक्सपेंसेस का रेशो करोगे तो आंसर आएगा 7:9। ठीक है। इफ ईच सेव्स 50 रुपीज पर मंथ, अगर हर बंदा 50 रुपए क्या कर रहा है, सेव कर रहा है हर महीने। ठीक है, तो बेटा हम सेविंग कहाँ से करते हैं? जो हम टोटल पैसा कमाते हैं, लेट्स सपोज अगर मैंने 100 रुपए कमाए और मेरे एक्सपेंसेस अगर 70 रुपए हैं, तो बेटा बाकी जो 30 रुपए हैं वो क्या है? वो मेरी सेविंग्स है। हम सेविंग्स उसी में से करते हैं जो हम पैसा कमाते हैं। पहले बंदे ने कमाए x रुपीस, उसने अपनी टोटल इनकम में से 50 रुपए बचा लिए। दूसरे बंदे ने कमाए y रुपीस, उसने अपनी टोटल इनकम में से 50 रुपए बचा लिए। जब आप इन दोनों को रेशो करते हो, डिवाइड करते हो, तो आंसर आता है 7:9। ये कह रहा है क्वेश्चन। अब इक्वेशंस को सिंपलीफाई करें तो आपके आंसर आ जाएंगे आराम से। क्वेश्चन जो बात कर रहा है बेटा, वो आपको सूरत समझ में आएगी। पहली बात तो ये, आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आप क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर पढ़ें कि क्वेश्चन क्या क्या बात कह रहा है। फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कर लें। क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको साइड में एक रफ में लिखते जाएं कि क्वेश्चन हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर आप अपना दिमाग लड़ाएं और फिर आप खुद सोचें कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कुछ चाहिए और क्या कुछ हमें यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। बेटा इसके बाद बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है तो कोई? नहीं सर, बस चैलेंजर है बाकी। जी जी बेटा बोले। सर ये जो इक्वेशन 1 है इसमें कांस्टेंट 0 हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें कांस्टेंट 0 होगा। गर्ल्स बॉयज बेटा बताएं कोई क्वेश्चन है तो। बिलाल क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो। बेटा रीड करो क्वेश्चन नंबर 10। मैं रीड करूं सर? हाँ कोई भी रीड कर ले बेटा। The age of the father is 3 years more than 3 times the age of his son. After 3 years, the age of father will be 10 ठीक years. है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। ये एज वाला क्वेश्चन है एक। वो कहता है द एज ऑफ द फादर इज 3 years more than 3 times the age of his son। ठीक है,
आपने कहा क्वेश्चन में एक हमारे पास फादर है, दूसरा हमारे पास है सन। फादर की एज इज 3 इयर्स, फादर की एज 3 साल ज्यादा है उसके बेटे की 3 गुना एज से, ठीक है। आपने कहा बेटे की एज जो है वो है x इयर्स, ठीक है। फादर की एज जब आप x को 3 टाइम्स कर देंगे, सन की एज को आपने कर दिया 3x, 3 टाइम्स कर दिया, फिर उसके अंदर 3 साल और मजीद ऐड कर दिए तो फादर की एज आ गई। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एज ऑफ फादर इज 3 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। जो उसके बेटे की एज है उसमें उसके 3 गुना और 3 साल अब उसमें ऐड कर दें तो उसके बाप की एज बन जाएगी, ठीक है। ये आज की बात है, प्रेजेंट बात है। आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद, द एज ऑफ द फादर विल बी 10 इयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। आज से 3 साल के बाद जो उसके फादर की एज है वो 10 साल ज्यादा हो जाएगी, 10 इयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 10 इयर्स मोर देन ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ द सन मतलब बेटे की एज के 2 गुना उसके फादर की एज हो जाएगी जो आज वाली है। फाइंड द प्रेजेंट एजेस। उन दोनों की हमें प्रेजेंट एजेस बतानी है, ठीक है। तो हमें बेटा देखो 2 एजेस की बात कर रहा है, दोनों के अंदर वो कह रहा है कि फादर की एज की फादर की एज बता रहा है दोनों में। आपने कहा लड़के की आज एज है x इयर्स, ठीक है। फादर की प्रेजेंट एज आज क्या बन रही है लड़के की एज के हिसाब से? वो कहता है फादर की एज 3 इयर्स मोर देन, बेटे की एज में आपने 3 इयर्स को ऐड कर दिया, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। बेटे की एज के 3 टाइम्स उसके बाप की एज है। ये इसके बाप की फादर की आज की प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको दूसरी लाइन में वो भी फादर के बारे में ही बता रहा है, वो भी फादर की एज ही बता रहा है जो 3 साल के बाद वाली एज होगी, ठीक है। आपने कहा आफ्टर 3 इयर्स द एज ऑफ फादर विल बी 10 इयर्स मोर देन, 10 इयर्स ज्यादा होगी बेटे की एज से जब आप 10 इयर्स को ट्वाइस कर दोगे, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में 10 साल के बाद बेटे की आज एज है x इयर्स, आपने कहा आज x इयर्स है, लड़के की एज 10 साल के बाद x प्लस 10 हो जाएगी, 10 साल बढ़ जाएंगे उसकी उम्र के अंदर, ठीक है। बाप की एज जो बेटे की एज होगी 10 साल के बाद उसका ट्वाइस होगी, आपने मल्टीप्लाई करवा दिया बेटे की फ्यूचर 10 साल के बाद वाली एज को 2 से, ठीक है। आपको बताना है आज उन दोनों की एजेस, ठीक है। बेटा एक बात बताएं, क्या हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को और हम इक्वेशन नंबर 2 को क्या हम बराबर कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं? ये जो प्रेजेंट एज है ये आज की एज है और ये जो हम फ्यूचर वाली बात कर रहे हैं ये 3 साल के बाद की बात है। अगर हम फ्यूचर वाली एज में से 3 साल माइनस कर दें, अगर 3 साल के बाद वाली एज में से 3 साल माइनस कर दें तो क्या ये भी प्रेजेंट एज नहीं बन जाएगी? तीन साल के बाद वाली जो एज है अगर आप उसमें से 3 साल माइनस कर दें तो इसका मतलब आप उसी एज पर आ गए जिस पर आज आप प्रेजेंट एज मौजूद है। अब ये दोनों इक्वेशंस बराबर हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इज इक्वल्स टू -3। 3 को x से मल्टीप्लाई किया आपने
3x plus 3 3 the 9 is equals to 2 10 the 20 plus 2x minus का 3 years. x को x के साथ सॉल्व करें जैसे हम एज यूजुअल करते हैं. बाकी वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ सॉल्व करें. x क्या था? x लड़का था, सन था. सन की एज कितनी आ गई? 8 साल. उसके फादर की एज कितनी थी? उसकी फादर की एज, वो कहता था फादर के लिए आप क्या करो, लड़के की एज में 3 साल ऐड कर दो और उसको थ्राइस कर दो, 3 गुना कर दो, 3 टाइम्स कर दो तो फादर की एज आ जाएगी. लड़के की एज 8 है, 8 में आपने प्लस कर दिए 3 को, मल्टीप्लाई करवा दिया आपने 3 से, तो उसके फादर की एज कितनी आ गई? 33 इयर्स. बेटा समझ में आया किस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया? एक और बात बेटा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आसान तरीका जो एजेस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है वो होता है आप सिंगल वेरिएबल को यूज करें. आपके ऊपर इक्वेशन में कोई पाबंदी नहीं होगी कि आप सिंगल वेरिएबल यूज करो या डबल वेरिएबल यूज करो, 2 वेरिएबल यूज करो या 1 वेरिएबल यूज करो. इक्वेशन वाला क्वेश्चन सबसे आसानी से सॉल्व हो जाता है जब आप उसको सिंगल वेरिएबल में लेकर आ जाते हो. और क्वेश्चन बताएं बेटा, और किसी का कोई सवाल है तो बताएं. सर जी, चैलेंजर. सुंदर आप बताएं. सुंदर क्वेश्चन पढ़ो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो. सर जी सर ये बेटा आवाज ही नहीं आ रही है आपकी. सर ये जो ऑप्शंस हैं उसमें सर 8 है ही नहीं, 10 है. 8 है ही नहीं, 10 है. मतलब किसका 10 है? सर जो मतलब x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू 8 आई है ना, तो ऑप्शंस में 8 है ही नहीं. 8 plus 2 बेटा 10 हो उसमें जाएगा. फादर की एज नहीं दी हुई है दोनों. दूसरी एज फादर की एज क्या दे रहा है? सर फादर की एज की 33 दे रहा है. 33 क्वेश्चन आपसे पूछ के क्या रहा है? 4 ऑप्शन नहीं सर. प्रेजेंट एज. मैं कहां से सुनूं? फिर यार उनके साथ चले जाओ. बेटा मुझे ये इसके आंसर्स मुझे सेंड कीजिएगा, इसको फिर दोबारा से देख लेंगे, कोई मसला नहीं है. आपके पास ऑप्शंस में क्या है? 8 नहीं है. यस सर 8 नहीं है. 10 11 12 है. बेटा कोई जवाब ही नहीं दे रहा है. सर इसके आंसर 10 and 33 आ रहा है. बेटा ऐसा तो नहीं उसने फादर की प्रेजेंट और फ्यूचर एज बताई है? लेकिन बिलाल ये कैसे पॉसिबल है? सर ये मैंने दूसरे तरीके से किया था, उसमें आ गया था सही जवाब 10 और 33. सर चेक आपने करें, मैंने दूसरा आपको तरीका क्या क्वेश्चन किया था व्हाट्सएप हसन कर रजा? दिया. हसन रजा दूसरा तरीका बताओ भाई अपना. सर वीडियो पे मैं देखा था वो, अगर आप बोले तो मैं पिक्चर सेंड कर दूं व्हाट्सएप पे ग्रुप में उसमें आपको. हाँ हाँ ग्रुप में पिक्चर सेंड करो जरा. बेटा हसन रजा ग्रुप में सेंड कर रहे हैं. ये आ जाता है क्वेश्चन तो मैं गर्ल्स के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है? इसके बाद बेटा और बताएं. मुझे लग रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है या तो इसके अंदर कोई वो ही है. देखते हैं क्वेश्चन के अंदर जरा दोबारा से. बेटा इसके अलावा बताएं क्वेश्चन. सर जी बेटा बोले.
सर हमें बेटा एक तो आप लोग सर किसी के बोलकर रुक जाते हैं, इतना लंबा पॉज दे देते हैं। सॉरी सर। सर हमने आपको सर कल बताया था कि हम सर लास्ट क्लास में सर हम नहीं थे, तो सर एक्सरसाइज जो जी बेटा आप गए हुए 3C थे, है मुझे सर। पता है। सर एक्सरसाइज 3C है सर, उसके हमने सर हमने ट्राई किए थे सर। स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गए, तो सर 5 से नहीं हो रहे, 5, 6, 7 से, 8 से, ये सारे सवाल सर हमसे नहीं बेटा हो मैं रहे आपको अपना हफीज, 3C के। जो हमारी लास्ट क्लास है उसका उसका जो वीडियो लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर, तो आपको वो ओके सर। देखकर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इजीली आपसे सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। बेटा क्वेश्चन आ गया है, जैसे मैंने कहा था कि जहां पर हमें वो हुई है, जो 10 नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ, ये फादर की एज वाला। द एज ऑफ द फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। फादर की एज जो है 3 साल ज्यादा है उसकी सन की एज के 3 टाइम्स के। सन की एज है एक्स, सन की एज का 3 टाइम्स होगा 3x, तो फादर की एज 3 टाइम्स और 3 ईयर्स और ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगी, उसकी बेटे की एज बन जाएगी, उसके सन की एज बन जाएगी। ये हो रहा था। और मैंने 3 को 3 टाइम्स जो है x+3 का लिया था, जबकि बेटा आपको ऐसा नहीं करना। आपने पहली सन की एज को 3 टाइम्स करना है, फिर उसमें 3 ऐड करना है, तो आपको प्रेजेंट एज मिल जाएगी फादर की, उसके सन की प्रॉपर एज मिल जाएगी, प्रेजेंट एज। यहाँ पर सिर्फ हमसे ये हुआ है, पहले जो बताया था वो सही था। बाकी बेटा गर्ल्स, मैं आप लोगों को भी एक ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूँ सॉल्यूशन, बिल्कुल ऐसा ही सॉल्यूशन है, लेकिन इसकी फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ी चेंजिंग है। बेटा इसके अलावा बताएं और किसी का कोई क्वेश्चन है तो, इस एक्सरसाइज का 3D का। सर चैलेंजर डी का बस। चैलेंजर डी पढ़ो अपना, हसन रजा कौन सा है? सर ये पहला वाला। देरा सर हो रहे, तीनों नहीं हो रहे हैं सर, चैलेंजर किए थे लेकिन समझ में नहीं आ रहे हैं तीनों। क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो, कौन सा है पहला वाला चैलेंजर? There are two examination rooms A and B. If 10 candidates are sent from A to B, the number of students in each room is the same. ठीक है And if ठीक है ठीक है ठीक है बेटा चैलेंजर देख लें, एग्जामिनेशन रूम वाला। चैलेंजर डी का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहता है वो, चैलेंजर पढ़ते हैं। देयर आर 2 एग्जामिनेशन रूम्स ए एंड बी, 2 एग्जामिनेशन रूम्स है, एक कमरा ए है एक कमरा बी है। इफ 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, आपने कहा एक है ए एक है बी, ये 2 एग्जामिनेशन रूम्स हो गए। ए के अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जाम दे रहे होंगे, हमें उन स्टूडेंट्स की तादाद नहीं पता। हमने कहा लेट्स सपोज वो स्टूडेंट्स है एक्स, बी में भी स्टूडेंट आपने 10 कैंडिडेट्स ए में से माइनस कर दिए, और आपने वो बच्चे जो 10 कैंडिडेट्स यहाँ से निकाले थे उनको आपने भेज दिया रूम बी में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज द सेम, तो फिर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर कमरे में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ए में भी उतने ही बच्चे हो जाएंगे जितने आपके रूम बी में बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है? if 20 candidates are sent from B to A, अगर 20 बच्चे
बी में कितने बच्चे हैं? बी में है y बच्चे। अगर बी के इस टोटल स्टूडेंट्स में से आपने 20 स्टूडेंट्स निकाले और आपने उन 20 स्टूडेंट्स को रवाना कर दिया रूम ए की तरफ, आपने प्लस करवा दिया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए आर डबल, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास ए के अंदर वो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। किसके? एज डेट ऑफ बी के। नंबर ये क्या है? ये आपका है डबल, ट्वाइस है, ये दो गुना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके दो गुना है। किसके दो गुना है? आपके जो बच्चे बी में बैठे हैं। तो बेटा जब आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो या तो आप ए के स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो बी में है, या फिर आप दूसरा काम इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए ये कर सकते हैं कि आप बी जो है छोटा नंबर है, ए उसका डबल है, तो आप बी को ए के बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो भी आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। इनको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन ऐसे पहुंचेगी। ये y माइनस 10 होगा ना? 10 स्टूडेंट्स भेज रहे हैं आप। If 20 candidates are sent from B to A, सर जी सर हमारा एयर डबल है ना? क्या डबल है? सर A जो डबल है, एक, इसका मतलब B A से छोटा है ना। यस सर। A अगर आपका डबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि B A से छोटा है। यस तो सर। जब आप A को और B को बेटा बराबर इक्वल कब कर सकते हो? जब वो दोनों बराबर हो जाए। A B से यस सर। कितना बड़ा है? 2 गुना। तो यस सर। आपने B को A मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से, तो आपने B को भी 2 गुना कर दिया, तो A और B अब बराबर हो गए। या फिर आप A को डिवाइड कर दो 2 से तो वो B के बराबर हो जाए, या B को मल्टीप्लाई करवा दो 2 से तो वो A के बराबर हो जाए। समझ गए बात को? यस सर। आप इक्वेशंस को जब कंपेयर कर सकते हैं जब वो इक्वल हो जाए। आपको इक्वल करनी पड़ती है इक्वेशंस को। ठीक है सर, ठीक। जब सॉल्व करोगे तो क्लास ए के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं और क्लास बी के अंदर 80 स्टूडेंट्स हैं। बेटा गर्ल्स आप लोग बताएं, कोई क्वेश्चन है सर आप ये लोगों का? सर मुझे बताएं। सर ये आपने कहा बी के डिवाइड करवाई वकास या क्वेश्चन नंबर 9 मल्टीप्लाई? रीड करो। Yes, sir. In 6 जी hours. बताओ, पहले इकरा बताओ। रुको वकास रुको, Yes, sir. बताएं आप। सर आपने कहा ना कि ए वाली जो है इसको अगर हम डिवाइड करवाएं या मल्टीप्लाई करवा लें 2 से, अगेन ये वाली बात रिपीट कर दें। फिर ये वाली बात समझ में नहीं आई आपके? जी सर ये मुझे क्लियर नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट, अगेन करें रिपीट। ठीक है बेटा, बेटा एक और दफा देख लें। मैं क्वेश्चन की लाइन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ। वो कहता है इफ 20 कैंडिडेट्स, आपके पास एक रूम ए है, आपके पास एक रूम बी है। रूम ए के अंदर आपके पास x स्टूडेंट्स हैं, रूम बी में आपके पास y नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अगर आप 20 कैंडिडेट्स बी में से भेजते हैं ए की तरफ, तो आपने बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से 20 माइनस कर दिए और ए में 20 स्टूडेंट्स को क्या करवा दिया? ऐड करवा दिया। ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए आर डबल। ए के पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो डबल हैं, 2 गुना है किसके? बी के। आप जी सर। इक्वेशन में रिलेशन इक्वल कर जब बना सकते हैं जब दोनों इक्वेशंस आपस में बराबर हो। अब भी आपकी इक्वेशन बराबर नहीं हुई है क्योंकि a जो है वो b के 2 गुना है। तो अगर आप b को मल्टीप्लाई करवा दोगे 2 से तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, a और b। जी सर। या फिर आपके पास दूसरा एक और रास्ता है। एक और रास्ता क्या है आपके पास? या फिर आप a को डिवाइड करवा दो 2 से तो वो b के बराबर हो जाएगा। सर आगे समझ में। समझ गए? जी सर क्लियर है। ठीक है वकास आप क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. In 6 hours, A walks 10 kilometers more than B. Does in 5 hours and in 8 hours. B walks 7 kilometers more than A. 6 hours. In 6 hours. Yes, sir.
बेटा ये 6 आवर्स वाला क्वेश्चन तो मेरी बुक में नहीं है। सर मैं पिक सेंड कर दूंगा सर व्हाट्सएप पे। हाँ भेज दो क्वेश्चन। इसमें क्या मसला हो रहा है? पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो जरा। सर इन 6 hours A walks 10 kilometers more than B. ठीक Does है, in अब रुक 5 जाओ। hours? Yes sir. सुन लो। Yes sir. 6 घंटों के अंदर ए ने ज्यादा रास्ता तय किया किससे? बी से, ऐसा ही है? Yes sir. ठीक है। ए अपनी स्पीड, हमने कहा ए की स्पीड है x, बी की स्पीड है y। Yes sir. ए 6 घंटे चला, बी 5 घंटे चला, ऐसे ही है? आपके पास Yes sir. इक्वेशन है s इज टू वेलोसिटी इनटू टाइम। आपका डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी को जब आप मल्टीप्लाई करवा देते हो टाइम से। जब आप a के डिस्टेंस में से माइनस कर दोगे b के डिस्टेंस को, Yes तो sir. आपको मिल जाएगा वो डिफरेंस जो a ज्यादा चला है। a कितना ज्यादा चला है? दोबारा से लाइन पढ़ो इन 6 आवर्स वाली। Sir 10 kilometers. 10 किलोमीटर्स। जब आप ए के डिस्टेंस में से बी के डिस्टेंस को माइनस करोगे तो आंसर आना है 10 किलोमीटर्स। समझ गए? Yes sir. दूसरी इक्वेशन भी ऐसे ही बनेगी। दूसरी में बी ज्यादा चला है ए से। ये क्वेश्चन कल मैंने क्लास में करवाया था। इसके अलावा बेटा और कोई क्वेश्चन है तो किसी का बताएं। सर 3 और 4 रह रहे थे, आपने बोला ना लास्ट में। हाँ 2 डिजिट्स वाले। हाँ सर 2 डिजिट्स वाले। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, आप तकरीबन हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। एक दफा आज जी आप लोग क्या करें, पूरी क्लास से कह रहा हूँ, गर्ल्स से और बॉयज से, 2 डिजिट्स वाले 2 क्वेश्चन को छोड़कर आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं सेल्फ प्रैक्टिस के, चैलेंजर के और एक्सरसाइज प्रैक्टिस के, आप उनको जी सर। दोबारा से रीअटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चंस मैंने करवाए वो भी, जो क्वेश्चंस आपने खुद ने कर लिए थे वो भी। ठीक है? तो देखिए आपके जी सर। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? जब आपको इन चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो बेटा ये चीजें वो हैं जो आपको आगे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। ठीक है? ये जो 2 जी डिजिट्स सर। वाला नंबर है, इसको मैं रीड करता हूँ। मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आपने करने। ठीक है? ठीक है सर। गौर से देखिएगा, जहां पर भी आपके पास 2 डिजिट वाला नंबर आ जाए, आपको इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है 2 डिजिट वाला नंबर को। ठीक है सर। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। In a number consisting of 2 digits, the digit in the 10th place is half of the digit in units place. If the digits changes their position places, the sum of the original number and the new number is 99. Number is, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे?
क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर है जो कंसिस्ट करता है 2 डिजिट्स के ऊपर, जिसमें 2 डिजिट्स आते हैं, ठीक है। द डिजिट इन द 10th प्लेस इज हाफ। बेटा एक एक चीज यहाँ देख लें पहले, जो मैं समझाने चाह रहा हूँ। लेट सपोज आपके पास एक नंबर है x और y, ठीक है। 54 ये नंबर है, ये एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स हैं। ऐसे नंबर को जिसमें 2 डिजिट्स हो उसको कहते हैं 2 डिजिट नंबर, ठीक है। बेटा यहाँ देखें, ये जो प्लेस है जिस पर 4 है, ये कौन सी प्लेस है? यूनिट प्लेस, ये पता है सबको। और इसके बाद ये जो है ये कौन सी प्लेस है? 10th प्लेस। पहले ये नंबर की फॉर्मेशन आप समझें। ये आपके पास जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे पहला नंबर होता है वो यूनिट नंबर होता है, फिर 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है। ये सब हम नर्सरी केजी से पढ़ते आ रहे होते हैं, ठीक है। ये यूनिट प्लेस वाला नंबर है, ये क्या है? 10 प्लेस वाला नंबर है। आप इस नंबर को ऐसे कर सकते हैं। ये नंबर असल में बना कैसे, फॉर्म कैसे हुआ है? जो यूनिट, इसको यूनिट प्लेस वाला नंबर क्यों कहते हैं? कभी किसी ने सोचा है क्यों इसको यूनिट प्लेस कहते हैं और इसको 10 प्लेस कहते हैं? इसको, ये जो नंबर होता है जो यूनिट प्लेस पर होता है, इसका मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। और जो नंबर 10 प्लेस वाला है, इसका मतलब है वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तो आपके पास यही ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 50 प्लस 4 कितने हो गए? 54। ये देखो ऐसे बनता है आपका 2 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर के लिए आपको तीसरे डिजिट को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और तीनों को ऐड कर दो तो आपके पास 3 डिजिट नंबर बन जाता है। असल में ये नंबर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। इन अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है, 2 डिजिट वाला नंबर है, एक यूनिट प्लेस वाला होगा, एक 10 प्लेस वाला होगा। द डिजिट इन द 10th प्लेस, जो लेफ्ट हैंड वाला डिजिट है, इज हाफ। वो क्या है? आधा है। किसके आधा है? ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस। जो डिजिट आपका यूनिट प्लेस के ऊपर है, उसको जब आप डिवाइड कर दोगे 2 से तो आपको मिल जाएगा आपका वो नंबर जो 10th प्लेस के ऊपर है, ठीक है। If the digits changes their places, the sum of the original number and the new number is 99। जो ओरिजिनल नंबर है और जो आपका नया नंबर बनने वाला है, उन दोनों का जो सम है वो बराबर हो जाएगा 99 के। हमने कहा हमारे पास एक नंबर है x और y, ओरिजिनल नंबर बना रहे हैं अभी हम। ये 2 डिजिट वाला नंबर है। जो हमारे पास x है वो 10 डिजिट वाला नंबर है, तो हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। और जो y है वो यूनिट प्लेस वाला नंबर है, तो हमने उसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। वो कह रहा है जब आप दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 99, ठीक है। 99 आंसर आ गया। दूसरी लाइन में वो क्या कहता है? इफ डिजिट्स चेंजेस देयर प्लेसेस, डिजिट्स अगर अपनी प्लेसेस को क्या कर दें? चेंज कर दें। द डिजिट इन द 10th प्लेस इज हाफ। जो आपके पास 10 डिजिट्स वाला नंबर है वो हाफ है यूनिट प्लेस वाले डिजिट्स के। यूनिट प्लेस वाला डिजिट कौन सा है? y। 10 प्लेस वाला नंबर कौन सा है? x। बेटा जब आप इनकी पोजीशंस को चेंज करोगे तो वो क्या, वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जो दूसरा नंबर है, जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है 10x जो है वो हाफ है। किसके हाफ है? आपके यूनिट प्लेस वाले नंबर के। पोजीशंस को इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ? पोजीशंस को इंटरचेंज करने का मतलब हुआ कि आपने x की जगह को y को कर दिया। जो यूनिट प्लेस वाला था उसको आपने 10th बना दिया और जो 10th प्लेस वाला था उसको आपने बना दिया यूनिट। तो आपका नंबर ऐसे बन गया। जब आपने दोनों को ऐड किया तो जो नया नंबर बना उसका सम भी आना है 99। ये बनी आपकी 2 इक्वेशंस।
आप नंबर पता चल सकते हैं एक्स और वाई। जो एक्स की जगह पर आएगा वो आपका 10th डिजिट नंबर होगा, जो वाई की जगह पे आएगा वो आपका यूनिट डिजिट नंबर होगा। कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हुई है ये बात? बेटा सिर्फ आपने यूनिट और 10 की प्लेसेस को समझना है। अगर आपको ये बात समझ में आती है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई है, तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो 2 डिजिट वाला होगा जो आपसे ना हो सके। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, कुछ भी बातें कर दें, क्वेश्चन की अगर आपको नंबर की फॉर्मेशन पता चल गई है, समझ आ गया है, तो वो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो गया आपके लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करें। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन आपका रह गया है 2 डिजिट वाला, वो इससे बहुत आसान है, वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आप उसको पढ़ें, गौर से पढ़ें और उसको सॉल्व करें। इसके बाद बेटा जब हम कल की क्लास में आएंगे, तो हम कल की क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सेकेंड इक्वेशन में दोबारा से बता देता हूँ भाई, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक और दफा, बेटा गौर से सुन लो सब। इन अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स, द डिजिट्स इन द 10th प्लेस इज हाफ। जो आपका 10th प्लेस वाला डिजिट है वो क्या है? हाफ है ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस। यूनिट प्लेस पर आपके पास ये डिजिट है, 10 प्लेस पर आपके पास ये डिजिट है, यूनिट प्लेस पे आपके पास ये डिजिट है। ये यूनिट डिजिट है, ये आपका 10 डिजिट है। जब आप ओरिजिनल नंबर, पहले देखो ओरिजिनल इक्वेशन बनाओ। ओरिजिनल नंबर आपके पास होगा x प्लस वाई, ये 10 डिजिट वाला है तो मल्टीप्लाई बाय 10, ये यूनिट वाला है तो मल्टीप्लाई बाय यूनिट, और जब प्लस करोगे तो आंसर आएगा 99। ये जो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, ये आपको दूसरी इक्वेशन के लिए दे रहा है सारी। ये कहता है द डिजिट इन द 10th प्लेस, जो आपके पास ये 10th प्लेस वाला डिजिट है ना ओरिजिनल इक्वेशन में, इज हाफ। आप जब नई इक्वेशन में इसको रखोगे, वो कहता है नई इक्वेशन में आपको दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने जो 10th वाला डिजिट था उसको लग दिया यूनिट की जगह पर। ये जो आप रख रहे हो ये है हाफ ऑफ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर जब आपने रखा था इसको, यूनिट प्लेस पर जब आप रख रहे हो इसको, तो ये हो गया है हाफ किसके? जब वो 10th प्लेस पर था। ठीक है, इफ द डिजिट्स चेंजेस देयर प्लेसेस, डिजिट्स की प्लेसेस को क्या करवा दो? आप चेंज करवा दो। ठीक है, आपने कहा जो 10th वाला था आपने उसको हाफ करके यूनिट पे रख दिया, और जो यूनिट वाला था आपने उसको रख दिया एज इट इज, कहां पर? एट द प्लेस ऑफ 10। तो अभी जो आपका और नया नंबर बन रहा है, न्यू नंबर जो आपका बनने वाला है, उसका सम और जो आपका ओरिजिनल नंबर था उन दोनों का सम बराबर है 99 के। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है बेटा, इससे पहले जो एक और क्वेश्चन है नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, उसको आप लोग अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी उसमें। अगर कोई उसमें मुश्किल होती है तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, और जैसे ही 1-2 दिन के अंदर ये डिसाइड हो जाएगा कि मैं या तो यूट्यूब चैनल बना लूं और उसके ऊपर ही सारे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दें, तो फिर हमें ऐसा कोई काम करना पड़ेगा कि जिससे आप लोगों को लेक्चर्स जो है हमारे वीडियोस वो देखना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। बेटा फिजिकल क्लासेस का अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ ज्यादा सख्ती हो रही है। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है फिजिकल क्लासेस का। जैसे ही कुछ होगा फिजिकल क्लास का तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और ये ग्रुप में जबरदस्ती के मैसेज मत किया करें कि फिजिकल है या ऑनलाइन है। फिजिकल होगी तो फिजिकल बता देंगे खुद ही, पहले आपको बताएंगे, उसके बाद फिर सारा आपको टाइमिंग्स वगैरह बताएंगे फिजिकल की।
अगर आज टाइमिंग आए तो बराए मेहरबानी वो ऑनलाइन क्लासेस की होगी। ये जो जबरदस्ती के क्वेश्चन पूछते हैं ग्रुप के अंदर कि फिजिकली या ऑनलाइन है, ये मत पूछा करें। बेटा इक्वेशन को सही तरीके से सिंप्लीफाई करें, उसके बाद आप जब कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो क्यों आंसर नहीं आएगा? आएगा आंसर। अटेम्प्ट कर लो इसको, अगर नहीं होता है तो फिर मैं कल खुद ही इसको